हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर आप आर का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है सब्जेक्ट तो सभी दिए हुए हैं पॉइंट वाइज, लेकिन उनमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो ज़्यादा एलोबरेट करके नहीं दिया गया है कि इस मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने पीईटी वगैरह का सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो है पूरा अच्छे से लिखा रहता है कि इस टॉपिक से हर्षवर्धन से क्वेश्चन आएगा। जो भी टॉपिक हैं वो एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सभी उठाना पड़ेगा और उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिख दी हैं जो आपको देखना है। और इससे जो है इसकी तैयारी पूरी आप बुक से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ग्रुप भी चल रहा है, जो नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी में आपको सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, जो मैं यहाँ चीज़ें बताती चलूँगी, और उसके टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको विद एक्सप्लेन्ड आंसर की जो उसकी रहेगी, सभी चीज़ें उसी में हो जाएंगी। और मेंस के लिए भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे पत्र वगैरह कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, गद्यांश का कैसे सारांश वगैरह लिखते हैं, वो चीज़ें भी उसी ग्रुप में आपकी कवर होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं बुक का नाम भी लास्ट में बताती चलूँगी। पेपर 1 की बात करें तो जीएस का पेपर जो है, पहला जो पेपर होता है 140 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 140 नंबर का होता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना चाहिए पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपको खुद से एनालिसिस करना है तो पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले आरओ का पीवाईक्यू 2021 वाला मैंने अभी कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले ही 2021 का जीएस पूरा कवर कराया है। उसको आप पेपर उठा के ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो शायद आपने देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और यूपीपीसीएस के उसके मतलब 2021 वाला तो देखना ही है। और आगे भी आपको आरओ के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने भी हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी कवर होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे और जो ईयर वाइज भी होंगे, हिंदी के भी और जीएस के भी। यूपीपीसीएस प्री का जो है 10 साल का पेपर यूपीपीसीएस प्री का भी सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों का आयोग सेम है। ये कई बार मैंने बोला है, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे पहले भी कि दोनों में मिक्स रहते हैं। उसमें से पीसीएस वाला उठा के आरओ में दे दिया, आरओ वाला उठा के पीसीएस में दे दिया। हिंदी में भी ये चीज़ें बहुत होती हैं। जैसे पीसीएस मेंस का जो हिंदी था उसमें आरओ का हिंदी जो है पूछा गया था बहुत सारा, लगभग चीज़ें वही सेम आ जाती हैं हिंदी में। तो ये चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएंगी। इसका मैंने ग्रुप में भी दिया हुआ है। आरओ का भी प्रीवियस ईयर 2021 वाला दे दिया है, बाकी का भी नहीं दिया है, वो धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। पीसीएस प्री वाला पूरा दे दिया है, उसको भी आपको पूरा अच्छा एक एक लाइन पढ़ लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, इसकी आपको बुक भी मार्केट में मिलेगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके में आप क्वेश्चन जो है यहाँ से बढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। पीसीएस में पहले कम पूछे जाते थे यूपी जीके के क्वेश्चन, लेकिन 2021 में काफ़ी यूपी जीके के क्वेश्चन आए थे, यूपी स्पेशल के। तो यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास होगा, चाहे वो बौद्ध और जैन का पूरा इतिहास जो है उत्तर प्रदेश में ही आ जाता है, आपको पता ही होगा। तो चाहे बौद्ध जैन आप अलग से पढ़ लीजिए या फिर यूपी के पर्सपेक्टिव में पढ़ लीजिए कि यूपी में कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप हैं। कुशीनगर हो गया, कौशाम्बी हो गया और श्रावस्ती हो गया, ये सभी जो जगह हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इनके बारे में क्या क्या खास है। सारनाथ हो गया, ये सब चीज़ें जो है, जगह यहाँ पर क्या चीज़ है, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये चीज़ पता होना चाहिए। जो बौद्ध विहार बने हुए हैं या स्तूपों के नाम मैचिंग में वगैरह में आ जाते हैं, घोषताराम विहार कहाँ है, रानाभर स्तूप कहाँ है, सहेत महत किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। फिर महाजनपद में जो है, महाजनपद में जो जैसे 16 महाजनपद थे, यूपी में कौन कौन सा था, कौन से एरिया में अभी फ़िलहाल वो पड़ेगा, उस टाइम पे वहाँ का राजा कौन था, तो ये महाजनपद काल से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मुगल काल में उत्तर प्रदेश में जैसे आगरा वाली जो भी इमारतें बनी हैं आगरा में, ये आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है आर्ट एंड कल्चर भी मैंने आपको ग्रुप में होंगे तो प्रोवाइड किया है, और एक अलग प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो है मुगल के पीरियड का जो चीज़ें हैं यूपी से संबंधित, उसको कवर करना है। यूपी का मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे जितने लोगों को काकोरी केस में जो है फांसी दी गई थी, वो कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी, या फिर 1857 के विद्रोह में कौन कौन कहाँ से एक्टिव थे और उस विद्रोह का दमन करने के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया था, ये चीज़ें। और जो प्रमुख जो जैसे असहयोग आंदोलन के टाइम पे लास्ट में चौरी चौरा की घटना हुई थी, वो उसका डेट वगैरह आपको पूरा एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अब ये जो डेट वगैरह है इसका आपको क्रम भी पता होना चाहिए, उसको क्रम आपको इसको मॉडर्न हिस्ट्री में चाहे पढ़ लीजिए चाहे यूपी में पढ़ लीजिए, दोनों में ही रिलेट करेगा।
फिर नदियाँ जो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी किधर से प्रवेश करती है। उसके बाद बांध जो है कौन सी किसकी सहायक नदी, कौन सी जैसे कौन सी किसका उद्गम मैदानों से हुआ है, किसका जो है हिमालय से हुआ है, किसका जो है पठारी क्षेत्र से हुआ है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ जो सहायक है एक दूसरे की, जैसे सई नदी हो गया या फिर वरुणा नदी, पांडु नदी, ये सब जो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, और या फिर जो पांडु वगैरह नदियां हैं इनका उद्गम हिमालय से हो रहा है कि दक्षिण से आ रही हैं या मैदानी क्षेत्र की हैं। तो ये नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर जो ऊर्जा, जैसे ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पर लगे हैं, ऊर्जा से संबंधित सभी चीज़ें। और फिलहाल जो है अभी सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा चर्चित है, नई जो नीति आई है सौर नीति, उसको देख लीजिएगा, मैंने वीडियो उसका बनाया था, यूपी जीके वाली प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा वो। फिर खनिज उत्तर प्रदेश में जो बहुत कम खनिज है उनमें से भी कहाँ कहाँ पर है। जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की मेन रूप से जो छोटी छोटी जनजातियाँ सोनभद्र वगैरह में, सहरिया पहाड़िया बहुत पूछी जाती है, उसमें कन्फ्यूजन होता है कहाँ पर है। फिर लोकगीत और लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे कौन सा संबंधित है, कौन सा पूर्वांचल, एक बार पूर्वांचल का उठाइए सभी पढ़ लीजिए, एक बार ब्रज का उठाइए सभी पढ़ लीजिए। ये मैं सब कवर कराऊंगी और बहुत सारी चीज़ें कराई भी हैं, ग्रुप में आपको दी भी हैं। तो उसके बाद मेला वगैरह कहाँ पे है। फिर वन रिपोर्ट जो है, मेला कौन सा कहाँ लगता है, वन रिपोर्ट में जो भारत की वन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे उसी के साथ इसको भी कवर करना है। जनगणना कवर करनी है उत्तर प्रदेश की, और जनगणना में ये देखिएगा कि नगर वाला और गांव वाला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, नगरीय जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है, या फिर अरेंज करिए इनको ऑर्डर में, तो ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं इस समय। फिर उद्यान कौन कौन से हैं, अभ्यारण्य बिहार कौन कौन से, राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, अभी टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, तो उसकी बातें मतलब कहाँ कहाँ पे कौन सा फैला हुआ है। और रामसर साइट उत्तर प्रदेश में जो 10 हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, वो रामसर साइट कहाँ कहाँ पर है। फिर करंट अफेयर्स का मुद्दा, करंट अफेयर आप चाहें तो पूरा जो है इंडिया का यूपी के साथ ही पढ़ लीजिए, या फिर अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो इसको अलग से भी एग्जाम के पहले कवर कराया जाएगा। फिलहाल जो है ये सब चीज़ें मंथली करंट अफेयर में कवर कराई गई हैं। और जो टॉपिक वाइज थोड़े बहुत करंट अफेयर होते हैं, कि जैसे सैन्य जो अभी एक्सरसाइजेज हुई हैं, या फिर जो आपको सूचकांक वगैरह, वो भी हम करंट अफेयर वाले सेक्शन में देखेंगे करंट अफेयर से क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में इसमें देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सेकंड पे ये एंशिएंट हिस्ट्री के भी बहुत पूछे जाते हैं। और इसमें जो है बहुत गहराई से जाके फैक्ट पूछा जाता है, तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो एकदम स्मॉल डीप फैक्ट कुछ मत छोड़िएगा कि ये चीज़ नहीं आएगा, उसमें वही चीज़ आ जाता है जो एकदम सुना भी नहीं गया रहता। तो इस तरह से चीज़ें, विदेशी यात्री बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अरेंज करने के लिए, कहाँ से कौन आया, किसके शासनकाल में आया, या फिर इनको क्रम में अरेंज करिए। चीनी यात्री जो आए, 3-4 चीनी यात्री दिए रहेंगे, ये कौन सा पहले आया कौन सा बाद में, आपने 2021 वाले पेपर में देखा होगा। और इसी तरह से ये किस राजा के क्रम में आए थे। फिर हर्यक वंश जो है, इनसे हर्यक वंश से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंबिसार वगैरह से। फिर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से, मतलब अशोक वाला चैप्टर तो पूरा इन्होंने जो काम किया था, इनके जो स्तूप वगैरह हैं या फिर इनके जो अभिलेख हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, जो 14 अभिलेख हैं उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, वो चीज़ें भी पता होना चाहिए। फिर वर्धन वंश में हर्षवर्धन के बारे में। फिर बौद्ध और जैन में इनके ग्रंथ क्या क्या हैं, बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक को छोड़ के भी जो भी ग्रंथ होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर गुफाएं, जो जैसे अशोक ने कौन सी, और दशरथ ने, उसका जो पोता था अशोक और दशरथ ने जो गुफाएं दान दी थी, आजीविकों को दान दी थी दशरथ ने, और फिर अशोक ने भी दान की थी, तो वो सभी गुफाओं के नाम कौन कौन से हैं, किसने कौन सी वाली दान की थी, वो चीज़ें आपको कवर करनी है। ये मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में कराया हुआ है। फिर यहाँ पर बात करेंगे गुप्त वंश की, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बारे में बहुत पूछा जाता है। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण के शासकों का मतलब विजित किया था, जो 12 जो राज्य थे उनको जीता था, और इसको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें मतलब ज़्यादा फोकस करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो शासकों का क्रम आता है। ये शासकों का क्रम जो है आप दिल्ली सल्तनत से उठाइए और लास्ट तक जो उत्तर मुगल काल तक पूरा जो है एक मतलब इतनी बार पढ़ लीजिए कि उसका क्रम आपको ज़रूर से ज़रूर याद रहे। फिर दिल्ली सल्तनत में जो मतलब इन राजाओं के बारे में, जितने ये राजा लिखे हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए वो ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे इल्तुतमिश के बारे में, बलबन के बारे में। अब इन लोगों के बीच में जो छोटे छोटे राजा हैं उनका बस क्रम इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इनके काम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको कवर करना है। इसको चाहे तो ये हिस्ट्री का पूरा पोर्शन जो है आप किरण पब्लिकेशन से कर सकते हैं। और ये जो यूपी वाला जीके मैंने बताया था, यूपी जीके आप कर सकते हैं परीक्षा वाणी से। और हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों कर सकते हैं आप किरण पब्लिकेशन से।
और इसके अलावा आप एस.के. पांडे से भी कर सकते हैं। एस.के. पांडे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। या फिर आप अगर पहले से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ रहे होंगे तो अब उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारांश उसका जो लास्ट में दिया रहता है। और मैंने जो नोट्स बनाया, अगर आप ग्रुप में हैं तो मैंने मतलब बुक जो जितने फैक्ट आर.ओ. में या पीसीएस में पूछे जाते हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके रखा है। तो इस तरह से वो नोट्स हैं कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आप अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें भी 2 चीज़ें और बचा हुआ है मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल में जो है बाबर से लेकर औरंगजेब तक, मुग़ल वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें बाबर से औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए हैं, ज़्यादा नहीं है बीच में, बस 3-4 जो लोग हैं उनका, जैसे अकबर हो गए, हुमायूं हो गए, इनके बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी कहाँ पर, औरंगजेब ने कौन सी इमारत कहाँ पर बनवाई थी, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा अकबर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अकबर के बारे में कौन कौन सा कहाँ पर क्या काम किया इसने, वो भी सब, कहाँ पर क्या बनवाया, किसको कब जीता, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और भक्ति काल भी मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत ही आ जाता है। भक्ति काल में कौन कौन से प्रमुख संत हुए हैं और उनकी अगर कोई प्रमुख रचना है, जैसे तुलसीदास की कोई रचना है, बहुत सारी 13 रचनाएं लगभग, वो 13 रचना आपको दिमाग में होनी चाहिए कि इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, अगर आए तो आप उसको मतलब तुरंत फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ पर जो संत हैं जैसे सूरदास हो गए, मीरा जी हो गई और तुलसीदास हो गए, इनको अरेंज करने को भी आता है इन संतों को। अगला यहाँ पे बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इसमें जितने भी प्रमुख आंदोलन है, अब यहाँ पे मैंने आंदोलन लिखा, मॉडर्न हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कोई अलग से टॉपिक नहीं बताया जा सकता है। जैसे आंदोलनों में जो कांग्रेस की स्थापना के बाद जो आंदोलन हुए, जैसे स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या, कौन ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे, या फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे उसमें कौन अध्यक्ष रहे थे, वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, और जो प्रमुख अधिवेशन हो उसमें कोई प्रमुख काम हुआ हो, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चार्टर में जितने भी चार्टर एक्ट वगैरह आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आए, भारत शासन अधिनियम आया, किस अधिनियम के तहत क्या चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जो प्रमुख आंदोलन मैंने बोला अभी, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें कौन कौन से व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव थे। अब ये ज़्यादा एक्टिव में तो जैसे गांधी जी के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब आता तो है ही, लेकिन इन आंदोलनों में जो छोटे छोटे व्यक्ति थे जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, अपने आप में बड़े थे पर ज़्यादा चर्चित नहीं है, उनसे क्वेश्चन आता है कि जैसे 1930 में चटगांव का जो शस्त्रागार वाला हमला था, उसमें कौन कौन व्यक्ति थे, महिलाएं उसमें कौन कौन सी थी, जैसे कल्पना दत्त वगैरह जो हैं, प्रीतिलता वाडेकर वगैरह जो हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, किससे संबंधित हैं निम्न में से। तो ये चीज़ें, और संस्थाएं जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो संस्था चालू की गई थी, मतलब 1885 के पहले जो जमींदारी से संबंधित, या फिर जो बहुत सारी संस्था जो लंदन में स्थापित की गई थी, जो यहाँ पे स्थापित की गई थी भारतीयों के द्वारा ही, वो सभी चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कुछ व्यक्तियों के बारे में डिटेल से भी पढ़ना है, जैसे भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और मतलब ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटी कि इन्होंने क्या क्या किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो जिस तरह से एक्टिव रहे थे, मतलब 1940 से लेकर 1938 से लेकर 1942-43 तक जो काम उन्होंने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने कब कहाँ गए थे, वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब कर दी थी, और किसके दिमाग की क्या उपज थी, जो कहा जाता है जो आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी, ये सब चीज़ें जो है। और इन्होंने दोनों अधिवेशन किए थे, उसके बाद उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना, 2 अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो 38 और 39 वाली, उसके बाद जो इस्तीफा दिया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा क्रम पता होना चाहिए। और जैसे कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, कुछ घटनाएं दी रहती हैं, उसको अरेंज करने को आता है, उसमें एक आध व्यक्ति की जैसे मृत्यु, जैसे फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, या फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, उसमें बीच में एक डाला रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी डेट पता होनी चाहिए, जिससे जो है बाकी का आप अरेंज कर पाएँ। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है, इसमें मैपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड मैपिंग अगर आप पढ़िए तो जो द्वीप समूह है, जैसे प्रशांत महासागर में जो से द्वीप हैं, या फिर हिंद महासागर में जो द्वीप हैं, वो कहाँ पे आते हैं, या फिर कुछ ऐसे द्वीप होते हैं जिस पर किसी और का अधिकार होता है, ऐसे द्वीप की आपको मतलब पूरा उसका पता होना चाहिए। मैपिंग मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, वो मैपिंग आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला मैप है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नॉर्थ ईस्ट वाले मैप पे,
क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कौन सा किसकी सीमा म्यांमार से ज़्यादा लग रही है, मतलब अरुणाचल प्रदेश की ज़्यादा लग रही है कि नागालैंड की ज़्यादा लग रही है, उसको उसी क्रम में अरेंज करना। जो चारों राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जिसकी म्यांमार से लगती है उसको उसके मतलब लंबाई के क्रम में अरेंज करना है। फिर जो है जो अलग अलग हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें किसकी लंबाई ज़्यादा कम है वो चीज़ें पढ़नी है। फिर प्रमुख सागर जो हैं जैसे कैस्पियन सागर से कौन कौन सी सीमा लगती है, कौन कौन से देश की, काला सागर से किसकी लगती है, तो ये चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जो स्थल रुद्ध देश होते हैं, कुछ लैंड लॉक कंट्री होते हैं, उनमें से कौन सा लैंड लॉक है कौन सा नहीं है। फिर यहाँ पर बात करेंगे, एक चीज़ देख लीजिएगा जो इंडोनेशिया, बोर्नियो, ये सब जो एरिया है, ये जो हमारा दक्षिण पूर्व वाला एरिया है, यहाँ पे मैपिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग पे, क्योंकि यहाँ से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पर नदी की कुछ प्रमुख नदियाँ, जैसे विश्व की नदियाँ और भारत की भी। भारत की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। जैसे दक्षिण की जो नदियाँ हैं उसमें सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वगैरह की सहायक नदी कौन सी है, इनसे ज़्यादा सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। फिर झील, जो प्रमुख इंपॉर्टेंट झील है, विश्व की झीलें कौन सी सबसे बड़ी है, या फिर जो 5 लेक हैं जो अमेरिका वाली वो अरेंज करने को आ जाए कि इधर से उधर अरेंज करिए, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, तो सब चीज़ पता होना चाहिए। ये मैपिंग में मैंने सब कुछ कराया है। फिर झरने वगैरह जो प्रमुख है, बांध है, जैसे विश्व के भी बांध पता होने चाहिए। विश्व के बांध में जैसे जो नील नदी पे बांध बना है, जाम्बेजी नदी पर, जैसे करीबा बांध हो गया, आसवान बांध हो गया, ये सब किस नदी पर बने, कन्फ्यूज़न होता है। फिर बांध जो है यूपी के बांध बहुत पूछे जाते हैं, तो यूपी के बांध में सब छोटे छोटे बांध जो हैं वो मैंने यूपी जीके में कराया हुआ है, अगर फिर से भी कराया जाएगा तो बांध वगैरह कवर कर लीजिएगा। पहाड़ जो है विश्व के सभी पहाड़ वगैरह पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, एटलस माउंटेन कहाँ है, डेकन्सबर्ग कहाँ है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल जितने भी हैं, भारतीय जलवायु किस तरह की जलवायु, कहाँ से कौन सी मतलब किससे प्रभावित हो सकती है ये जलवायु जो है। एल नीनो अभी आया था, एल नीनो चर्चा में है तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। द्विध्रुव क्या होता है, जैसे भारत है और इधर अरब सागर हो गया, इधर जो बंगाल की खाड़ी हो गया, तो द्विध्रुव धनात्मक है इस समय, क्योंकि जो है धनात्मक में क्या होता है, इधर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है अपेक्षाकृत, अरब सागर वाला हिस्सा, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इन्वायरमेंट की। तो जो अधिनियम बने हैं, जितने भी प्रोटोकॉल अधिनियम वगैरह बने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो कन्वेंशन आ चुके हैं, वो कन्वेंशन सारे पता होने चाहिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। फिर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और फिर ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन सी जिम्मेदार है, एक आध गैस होती है ऐसी जो नहीं जिम्मेदार होती है, तो वही डाल दिया गया रहता है, और बहुत फेमस गैस रहती है, लगता है कि ये है जिम्मेदार। तो ये मैंने ग्रीन हाउस वाले सेक्शन में पढ़ाया है और बहुत ही एकदम अच्छे से उसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पिरामिड को, उसका सीधा उल्टा कैसा पिरामिड बनता है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर जो ऊर्जा ह्रास वगैरह होता है, उपभोक्ता कौन से किस टाइप के उपभोक्ता होते हैं, और जो खाद्य जाल होता है उसमें कोई एक दे दिया गया है प्रथम टाइप का उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय कैसे। फिर प्रदूषक जो हैं, कुछ प्रदूषण वाले पदार्थ होते हैं, या फिर प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, द्वितीय प्रदूषक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो ये आपको एनवायरनमेंट में पूरा पता होना चाहिए। ये मैंने नोट्स में दिया है और इसको आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। दृष्टि की जो क्विक बुक आती है एनवायरनमेंट की, उससे ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में करंट का डेटा ज़्यादा पूछा जाता है। स्टैटिक पार्ट जो है आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, स्टैटिक वाला। करंट का डेटा जो है आप बजट में जो चीज़ें हैं, बजट में कौन सी योजना को कितना आवंटन किया गया, और अभी आपने पीसीएस का जो भी पेपर देखा होगा इस बार वाला, तो उसमें भी बजट से जो क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा टफ आए थे क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आर्थिक समीक्षा में इस बार जो है किस पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ, या फिर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, टैक्स हमारा राजस्व इकट्ठा कहाँ से होता है, कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा, सब्सिडी वगैरह में कितना % जा रहा है हमारा, तो ये यूपी और इंडिया का दोनों पता होना चाहिए। फिर बजट में जो नई योजनाएं आती हैं, जैसे फ़िलहाल 3-4 योजनाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में, जैसे मिष्टी वगैरह हो गई, प्रणाम हो गई, और अभी जो गोवर्धन स्कीम हो गई, ये सब चर्चा में है। तो इसमें क्या काम किया जाएगा, ये किस लिए ये योजना है, अगर इसमें कुछ आवंटन किया गया, या इसके तहत जो काम किए जा रहे हैं, जैसे गोवर्धन के तहत जो है जो संयंत्र वगैरह लगाए जा रहे हैं, वेस्ट टू जो एनर्जी वाले, वेस्ट टू वेल्थ बनाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो उससे जो है वो कितने संयंत्र लगेंगे, ये चीज़ें। फिर मुद्रास्फीति आप जो है लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। अब इकोनॉमिक्स वाला एक
कुबेर वीडियो का पीसीएस के टाइम पे बना था, तो उसको जो है वही चीज़ें इसमें भी रहती हैं, वही इसमें भी रहती हैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसको लूसेंट से पूरा कवर कर सकते हैं। मुद्रास्फीति पढ़ लीजिएगा, बेरोजगारी कितने तरह की होती है, गरीबी में जो समितियाँ बनी हैं या कौन कौन सी मतलब गरीबी से कितने प्रकार की होती है, जो सापेक्ष निरपेक्ष गरीबी होती है। फिर यहाँ पर बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग में कब आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई के बारे में पूरा, या किस अधिनियम के तहत हुई। फिर इसमें जो है कौन से प्रमुख मर्जर हुए, और जो स्टार्टिंग में 2 मर्जर हुए थे वही वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वित्तीय संस्थान जो प्रमुख, नाबार्ड, सिडबी वगैरह, इसकी स्थापना कब हुई। फिर पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कौन सा था, कौन सी ऐसी बहुत ज़्यादा निगेटिव रही थी, कौन सी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही थी, कि इसमें ज़्यादा फोकस किया गया था। कुछ प्रमुख कार्यक्रम होते हैं तो वो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे, तो इस तरह से यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं, जैसे मोदी गवर्नमेंट की जो योजना थी, मोदी गवर्नमेंट की 2014 से अभी तक की जितनी भी योजनाएं, खास करके 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें 19 भी नहीं, मतलब 18 तक ही लगभग जितनी ये योजनाएं थी 14, 15, 16 वाली, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अरेंज करने को आ जाता है, या फिर निम्न में से कौन सी 2015 में स्थापित नहीं हुई थी, इस तरह से। फिर 2000 के पहले, सन 2000 के पहले जो योजनाएं आई थी, जैसे आज़ादी के तुरंत बाद और सन 2000 तक जो लूसेंट में दिया हुआ है वो योजना का लिस्ट, उसको जो है पढ़ सकते हैं। फिर साइंस की बात करें तो रोग वगैरह, जितने भी रोग हैं, किन से कौन सा रोग हो रहा है, या फिर किस अंग का ये रोग है, पीलिया जो होता है ये किस अंग से संबंधित है, इस तरह से जो है रोग पूछे जाते हैं। और ये ज़रूर पूछे जाते हैं प्रोटीन जो है, अमीनो अम्ल, इसमें जो है कितने टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं, कैसे उसकी पूर्ति होती है। फिर विटामिन कितने तरह की होती है, उसके रासायनिक नाम क्या हैं। फिर पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग का क्या क्या काम होता है, कौन सा एंजाइम जो है सिक्रेट करता है, तो फिर क्या चीज़ पचाता है, हमारे भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, और प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये चीज़ें। फिर वनस्पति विज्ञान के तहत, और ये साइंस जो पूरा, ये आप साइंस पूरा लूसेंट से कवर कर सकते हैं। उसमें जो है वनस्पति विज्ञान वाला जो सेक्शन दिया उसको कवर कर लीजिएगा। जैसे जो 5 जगत है ना, जो 5 वर्ग हैं वनस्पति विज्ञान वाले, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको कवर करना है। अगला यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर की, तो नाइट्रोजन चक्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन जो है पौधों में किस तरह से जाता है। पौधों में जो गांठें पड़ जाती हैं, जो दाल वाली जो खेती होती है, जैसे फली वाली जो फसल होती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली, उसमें जो है कौन कौन से जीवाणु वहाँ पर होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो काम करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर फसल के प्रकार, कितने प्रकार की कौन सी फसल है, जैसे प्रजातियों के नाम पूछ लिया जाता है, अमरूद की प्रजाति, आम की प्रजाति, ऐसे। फिर जानवरों की कुछ प्रजातियाँ, जैसे भैंस, गाय, इसी सब की प्रजाति ज़्यादा पूछी जाती है, बकरी वगैरह की प्रजाति पूछी जाती है। अब बहुत सारी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो उसको छोड़ देना है। फिर आगे बात करेंगे एमएसपी की। रिसेंट जो एमएसपी आएगी वो आपको एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा, और उत्पादन भी एग्जाम से ही पहले बताया जाएगा। फिलहाल अभी तक का जो है वो अपडेट है, उसको फिर से एमएसपी वगैरह, एमएसपी तो फिर से बताई जाएगी अभी, और उत्पादन भी एक बार बता दी जाएगा। कृषि विधियां जो है, कितने तरह की कृषि होती है, फसल चक्र क्या होता है, रोपण कृषि कैसे होती है, तो मतलब जो हर तरह की फसल होती है उनकी प्रक्रिया अलग होती है, तो रिले कृषि किसे कहते हैं, तो वो कृषि की विधियाँ पता होनी चाहिए सभी। आगे बात करेंगे पॉलिटी की। इसमें संसद वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब संसद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री वगैरह जो आते हैं, इनके बारे में, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, प्रमुख जो अनुच्छेद हैं, वो एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति वाले खासकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनसे जो है अनुच्छेद जो है बहुत ईजी वाले नहीं पूछे जाते हैं। इनके काम का क्या है, वो जो इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है उसको मतलब मैचिंग में आ गया, इस तरह से। फिर वित्त आयोग की बात करेंगे। वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने सदस्य होते हैं और इनका काम क्या होता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है। राजभाषा में, राजभाषा से संबंधित जितनी समितियां बनी हैं, मैंने एक समितियों से संबंधित एक अलग वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हर तरह की समितियां हैं, उसको आप चाहें तो समितियां ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च कर सकते हैं। राजभाषा पूरा जो है कंप्लीट करना है। ये पॉलिटी वाला सेक्शन केवल जो है लक्ष्मीकांत से कंप्लीट हो पाता है, तो आप चाहें तो पढ़ लें। और उसमें जो है लास्ट में अनुच्छेद वगैरह भी जो दिए हैं हर चैप्टर के लास्ट में, ये चैप्टर चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ पाएँ तो। बाकी अगर चाहे तो घटना चक्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर राजभाषा वाली समितियाँ तो बहुत अच्छे से करनी है। किसने क्या कहा था कि हिंदी के जो है राजभाषा के वजह से जो है उसके आधार पर राज्यों का गठन हो या फिर ना हो, कि समिति ने क्या बोला। संविधान संशोधन जो प्रमुख हुए हैं। फिर जो है 1 से 15 तक जितने भी अनुच्छेद हैं,
1 से 15 तक के सभी अनुच्छेद, प्रस्तावना वगैरह आपको पता होना चाहिए, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की समता दी गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो सब चीज़ें। और पंचायती राज जो है, पंचायती राज की सभी समितियाँ और उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे करंट अफेयर में जितने भी रैंक इंडेक्स आए हैं अभी हाल में, वो सभी किसने जारी किए हैं, भारत की रैंक उसमें क्या है, पहला दूसरा तीसरा कौन है। तो इसमें जो है आरओ हो या पीसीएस हो, इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों पता रहता है तभी हो पाता है। कभी कभी तो 5 तक पूछ लिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं। और इसमें जो है अभी जो पॉवर्टी से रिलेटेड जितना इंडेक्स आया है, चाहे वो नीति आयोग का आया हो, चाहे वो यूएन का जो जारी हुआ है उसका हो, तो पॉवर्टी वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर पुरस्कार जितने रिसेंट में दिए गए हैं पुरस्कार, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझौते, जैसे प्रधानमंत्री जी अभी गए थे, विदेश यात्रा जो इनकी होती रहती है, तो प्रधानमंत्री जी की जो अभी अमेरिका वाली विजिट थी, मिस्र वाली विजिट थी, इसमें क्या क्या समझौते उन्होंने किए थे, वो समझौते इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर। या फिर उस समझौते में कोई खास बात, खास पॉइंट हो कि कोई समझौता हुआ हो, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट हो। या फिर जैसे मिस्र में वो कहीं पे गए थे, एक कब्रिस्तान का उन्होंने विजिट किया था, एक मस्जिद का उन्होंने विजिट किया था, उन मस्जिद का उस कब्रिस्तान का नाम जो है इम्पॉर्टेंट रहता है, ये कहाँ पर स्थित है। फिर चंद्रयान से संबंधित जो चीज़ें अभी चर्चा में रही थी, या इसरो से संबंधित भी पूछी जा सकती हैं। आदित्य L1 से संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर आदित्य L1 में L क्या है, ऐसी चीज़ें। फिर G20 से, अब G20 में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बैठक हुई, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं। G20 में कौन कौन से सदस्य हैं, हर बैठक याद नहीं की जा सकती है। कुछ प्रमुख बैठक, जैसे अभी भारत मंडपम जो हुआ था दिल्ली में, उससे रिलेटेड जो भी प्रमुख समझौते हुए, जो अभी कॉरिडोर वगैरह बनाने की बात की जा रही है, वो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यह प्रमुख बात कोई चर्चा हुई हो, या SCO की जो भी समिट हुई थी, या फिर जो ब्रिक्स की समिट हुई थी, कहाँ पे कौन सी समिट हुई, उसका थीम क्या था, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम ये पूछे ही जाते हैं, 1-2 तो आएगा ही, तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये करंट मैंने सब कवर भी कराया हुआ है, तो चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। मंथली में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ जो है टॉपिक वाइज हो जाती हैं। कंप्यूटर की बात, कुछ देखिए 5-6 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कंप्यूटर उतना ही लेवल का रहता है जितना लेवल का GS रहता है। GS जो है एक तरह से ये जो कंप्यूटर रहेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चेक करता है, बस ये कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पता है GS के लेवल का। तो फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया जाता है, बहुत ही जो पॉपुलर चीज़ें होंगी उसी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, या फिर यूनिट जो है उसको चेंज, अगर डेसिमल और बिग बाइट में जो बिट और बाइट में जो चेंज करने को आता है डेसिमल को, वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, हाउ टू चेंज डेसिमल टू, जैसे आपको बताया होगा ऑक्टा में, या फिर जो है बाइट्स में, या फिर इस तरह से। तो एक वीडियो है वो, अगर आप चैनल पे सर्च कर पाएँ यही टॉपिक डाल के, इसके बाद सर्च कर लीजिएगा। ब्रेक टाइम क्लासेस भी सर्च करेंगे तभी आएगा। फिर जनरेशन, जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड जनरेशन है, वो जनरेशन सभी पता होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ का यूज़ किया जाता था खास तौर पर वो। और रिसेंट में अगर कोई वायरस चर्चा में है तो उस वायरस का नाम, या फिर स्पूफिंग क्या होता है, या फिर फिशिंग क्या होता है, ये चीज़ें, जैसे वायरस क्या चीज़ है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस तरह की चीज़ें, किसको ब्राउज़र बोलते हैं, कौन सा इसमें ब्राउज़र नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, जो ही बहुत मतलब सिंपल सा रहता है, वो आप शायद एग्ज़ाम में भी वहीं पे कर सकते हैं। फिर पेपर 2 की बात करें, अब इसमें देखिए इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन, 5-6 से लेकर, इसे फिक्स नहीं रहता, 10 तक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो लगभग 10 क्वेश्चन जो है, 10 मान के चलिए आप, ये जो है रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन मान के चलिए। लेकिन ये क्वेश्चन इतने इजी लेवल के होते हैं, आप वहीं पे दिमाग लगाएंगे वहीं पे हो जाएंगे। अब ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि बहुत मतलब वहीं पे ही आप दिमाग लगा पाएंगे। इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आप ना कर पाएँ, ये बहुत दिमाग लगाना पड़े इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, अगला जो है पेपर 2 की, जो हिंदी का पेपर होता है 60 नंबर का, 60 क्वेश्चन, और इसमें जो है ये 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। विलोम से 10, फिर वाक्य और वर्तनी शुद्धि से 10, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10, फिर विशेष और विशेषण से 10, पर्यायवाची से 10। और ये जो है सब आप चाहें तो बुक से कवर कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन की बुक मैंने भी पढ़ी थी, और जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक में जो 2-4 चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, तो इतना जितना उसमें से मिल जाता है, 2-4 चीज़ें गलत होती हैं वो समझ में आ जाती हैं कि यही चीज़ इसमें गलत है। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा यही चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक ग्रुप में भी हिंदी भी शेयर किया हुआ है, जितने टफ चीज़ें हैं हिंदी में, जैसे विलोम वगैरह है, ये सब चीज़ें जितनी भी ज़्यादा पूछी जाती हैं वो सब मैंने उसमें शेयर करी हूँ। उसको इतनी बार पढ़ लीजिए कि उसी में से आ ही जाता है लगभग, क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल पे जाके देता है एग्ज़ाम में,
और जो इजी होता है वो सबको आता हुआ होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो लगभग ये जो एकदम इजी वाली चीज़ें होती हैं वो सबको आ रही होती हैं, जो थोड़ा टफ होता है वही कट ऑफ डिसाइड करता है। तो वो चीज़ें मैंने उसमें दे दी हैं। तो इतनी चीज़ें, बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए। और अगर ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये जो नंबर दिया है इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और उसको प्रॉपरली पढ़कर और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में आपको सभी चीज़ें जो भी हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।